Assalamualaikum and welcome dear students. This is lecture number 4 of chemistry or we can say lecture number 14 of science, right? अभी तक जो फर्स्ट 10 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं वो हमने फिज़िक्स कंप्लीट की फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, और जो बाकी 3 लेक्चर्स है वो है केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में हमने जो पहला लेक्चर है वो बेसिक्स है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे हमने डिस्कस किए और जो कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई होंगे बाकी 2 लेक्चर्स में, मेटल्स नॉन मेटल्स में और केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में, ठीक है। उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिएगा जो केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है या 11th लेक्चर ऑफ साइंस, राइट। यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इसकी जो पीडीएफ है, बच्चे बोल रहे थे पीडीएफ, यहाँ पे आपको जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम की, आप वहाँ पे जा सकते हो, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, बिलीव मी इट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। जो पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स किए हैं ना, हाईलाइट मेटल्स नॉन मेटल्स में, इनको आप ना क्रैम कीजिएगा, इनको आपको ज़रूर याद रखना है और आपको कोई बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सोर्स साइंस में अभी तक, ठीक है, जो हमने पढ़ा। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे, क्योंकि अगर आपका होल्ड है ना रिएक्टिविटी सीरीज़ पे, बिलीव मी आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ब्लाइंडली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ब्लाइंडली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में मैंने क्या बताया लास्ट लेक्चर्स में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। और अब हमें आज पढ़ना है, लास्ट लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे क्वेश्चन आने की इस लेक्चर में, राइट। इसको हम कंप्लीट करते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड से। देखिए आयनिक कंपाउंड, हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, या तो होगा आयनिक और होता है कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। लेकिन हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ने होते हैं आयनिक कंपाउंड, राइट। मैं आपको बताता हूँ ये आयनिक कंपाउंड है कि यहाँ पे मैंने लिखा जो आयनिक कंपाउंड्स में देखा जाता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, ठीक है। ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए क्या, ये है एक एटम, ये है मेटल एटम, दूसरा है यहाँ पे नॉन मेटल एटम। जैसे कि आप सबको पता है कि मेटल के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। सर क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन की है, राइट। इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या होता है यहाँ पे बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को यहाँ पे बोला जाता है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोल सकते हैं कैटायन भी, या इसको हम बोलते हैं कैटायन, इसको हम बोलते हैं एनायन। देखिए मेरे पास आयन्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। इसीलिए इस बॉन्ड को यहाँ पे बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे बोला जाता है आयनिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बिटवीन ये अट्रैक्शन है, यही अट्रैक्शन एक बॉन्ड बना देता है, राइट। इसी इफेक्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं बॉन्ड। आई बात समझ में? तो यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज में, यहाँ पे प्लस चार्ज में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ हम बताएंगे प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही है आयनिक कंपाउंड। दूसरा होता है कोवेलेंट कंपाउंड, वहाँ पे होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको नहीं जानना है, ठीक है। चलिए अभी है दूसरा पॉइंट यहाँ पे, और देखिए और मैंने जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है इतनी, ये काफ़ी है आपको, आपके मतलब आपको अच्छा सिक्योर करने की। अगर आपको और पे कोई भी क्वेश्चन आए, देखिए यहाँ पे अक्सर टीचर्स गलती करते हैं, वो आपको जो और पढ़ाते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि हम अगर और केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ पे जियोग्राफी का एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं देखेंगे और का, हम यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट क्या है, केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे यहाँ पे और को, राइट। तो इस बात को समझ लेना आप। देखिए यहाँ पे और मैं किसको बोलता हूँ, देखिए ये है अर्थ, राइट। अर्थ के अंदर मैंने बुलडोज़र लिया, यहाँ पे मैंने डिगिंग की, यहाँ पे मैंने एक क्या निकाली बाहर, एक रॉक। किस लिए रॉक निकाली? किसी को मारने के लिए, स्टोन पेल्टिंग के लिए नहीं। इस रॉक को मैं बाहर निकालता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस रॉक में मिनरल है, ठीक है। या मैं बताऊँगा इस रॉक में मुझे एक मेटल है जिसको मुझे चाहिए, राइट। इस रॉक में एक मेटल होता है, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है
मिनरल या मेटल प्लस रॉक, ये पूरी बनाता है यहाँ पे ओर। मैं वो रॉक बाहर निकालता हूँ ज़मीन से जिसमें मेरा मेटल होता है, जिसको मुझे चाहिए होता है, राइट। इसको मैं बोलता हूँ ओर। और एक रॉक है जहाँ पे मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स के साथ साथ मेटल्स भी होते हैं। देखिए क्या, यह रॉक, राइट। यहाँ पे है मुझे ये मेटल जो मुझे चाहिए। सपोज़ यहाँ पे है टंगस्टन, राइट, टंगस्टन। और यहाँ पे बाहर है इस मेटल के साथ साथ कुछ केमिकल कंपाउंड्स अटैच, राइट, या कुछ एलिमेंट्स भी है अटैच। इस पूरे मेटल और इन केमिकल कंपाउंड्स को मैं बोलता हूँ मिनरल। इनको मैं कलेक्टिवली बोलता हूँ मिनरल। समझ में आई बात? ये ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इस मेटल के बाहर। इस पूरे को मैं बोलता हूँ यहाँ पे मिनरल। समझ आना इस बात को। और बाहर क्या वहाँ पे सिर्फ मिनरल्स होंगे? नहीं, वहाँ पे कुछ डर्ट भी होगी, राइट। कुछ डर्ट भी होगी, कुछ सॉइल पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ सैंड पार्टिकल्स भी होंगे, राइट। उसको मैं बोलता हूँ इम्प्योरिटी, अदर इम्प्योरिटीज़। उस अदर इम्प्योरिटीज़ का यहाँ पे पर्टिकुलर नाम है, वो है गैंग, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, गैंग, राइट। एक है मेटल। मेटल के अराउंड क्या है? यहाँ पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स। उस मेटल और उन केमिकल कंपाउंड्स को मैं बोलता हूँ मिनरल, राइट। उन मिनरल के यहाँ पे जो अराउंड होते हैं कुछ डर्ट पार्टिकल्स, उनको मैं बोलता हूँ गैंग। इस पूरे को मैं मिल के बताता हूँ और। समझ में आई बात? इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, और किसका बना है? मिनरल प्लस इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ का यहाँ पे टेक्निकल नेम है, दैट इज़ गैंग। एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये गैंग, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्नैबर ओर में मेटल कौन प्रेजेंट होता है? उस रॉक में मेटल कौन प्रेजेंट है? वो होता है मर्क्यूरी। या हम ऐसे बताएंगे, स्नैबर ओर किसकी ओर है? वो है मर्क्यूरी की ओर। मर्क्यूरी मीन्स उसमें जो मेटल प्रेजेंट है वो है मर्क्यूरी। सर आपने बाकी एग्जांपल्स क्यों नहीं दिए? यहाँ पे एक ही एग्जांपल क्यों है? क्योंकि ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है, बाकी आप देखना चाहोगे क्योंकि ये स्नैबर बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर है। अच्छा देखिए, मुझे क्या निकालने होते हैं? मुझे निकालने होते हैं मेटल उनके ओर्स से। क्या मैं डायरेक्ट, ये है रॉक, यहाँ पे जो मेटल है इसको मैं बाहर हाथ से बाहर निकालूंगा? नहीं, मैं इसको ऐसे, ये जो देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, राइट। लेकिन सबसे पहला मेथड है, मैं एक फिज़िकली इस ओर पे एक पानी ज़ोर से हाई प्रेशर यहाँ पे वाटर फेंकता हूँ इस पे, ताकि जो गैंग पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे इस ओर से, राइट। इसको मैं बोलता हूँ पहला ट्रीटमेंट जो मैं ओर को करता हूँ, जिससे मुझे निकालना है क्या? मेटल। पहले मैं क्या करता हूँ, उसको मैं फिज़िकली साफ़ करता हूँ, ऐसे हाथ से उठाता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है, या ऐसे ज़ोर से इसको किसी चीज़ से मतलब ऐसे फोर्स लगाता हूँ ताकि जो ये गैंग पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाए। इसको बोला जाता है फिज़िकल ट्रीटमेंट, राइट। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है फिज़िकल ट्रीटमेंट में। हाँ, फिज़िकल ट्रीटमेंट में हम गैंग पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी ओर को मैं इसको हाई टेम्परेचर देता हूँ। ओर को मैं ये है मेरे पास ओर, इसको मैं हाई टेम्परेचर देता हूँ, राइट। समझ आना इस बात को। इसको मैं हाई टेम्परेचर देता हूँ, वेरी हॉट टेम्परेचर में रखता हूँ, ठीक है, ताकि जो बाकी केमिकल कंपाउंड्स है वो मेल्ट होके सेपरेट हो जाएंगे, राइट। इस प्रोसेस को बोला जाता है सुमेल्टिंग। और को हीटिंग ट्रीटमेंट देना, इसको बोला जाता है सुमेल्टिंग। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सुमेल्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे समझ आना इस बात को। लेकिन अगर मैं हीट का ट्रीटमेंट देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर मैं हीट का ट्रीटमेंट देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको मैं बोलता हूँ रोस्टिंग। या मैं बताऊँगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, राइट। अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, जो ऑक्सीजन में अगर मैं बोल रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें? एयर में। वो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा उस मिनरल ओर के साथ या उस मेटल ओर के साथ, राइट। तो रोस्टिंग जब मैं करता हूँ, जब मैं हाई टेम्परेचर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है रोस्टिंग। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड एयर, इसको हम बताएंगे, इसको मैं बोलता हूँ कैल्सिनेशन। मैंने ओर लाई, यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, ये है ओर पूरी। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ किया बाहर के एटमॉस्फेयर से, मतलब यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन को एंटर नहीं करने दिया। मैंने यहाँ पे हीट का ट्रीटमेंट दिया, इसको बोला जाता है कैल्सिनेशन।
लेकिन अगर मैं ओपन एयर में ये ट्रीटमेंट दूँ, हीट दूँ इसको ओपन एयर में, तो इसको बोला जाता है रोस्टिंग। ओपन एयर मीन्स ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल होगा। समझ में आई बात? इंपॉर्टेंट है। देखिए यह है कुछ जनरल मेथड, स्मेल्टिंग है जनरल मेथड, ये जनरली और उसको किया जाता है, राइट। लेकिन उसके बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट्स होते हैं और के, ये नहीं कि मतलब मुझे यहाँ पे स्मेल्टिंग से जो मुझे चाहिए था मेटल वो मुझे निकल गया, नहीं, फिर भी उन जो मेटल्स के साथ कुछ केमिकल कंपाउंड्स एसोसिएट होते हैं। देखिए अगर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम होगा तो यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसेस कौन सा ये पर्टिकुलर मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। समझ जाना इस बात को। ये है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाई। फर्स्ट जो पहले टॉप के जो मेटल्स है, जब मुझे इनको बाकी केमिकल कंपाउंड से अलग करना होता है तो मैं किसका ट्रीटमेंट करता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस का। ये कौन सा मेथड मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर के लिए मैं रिडक्शन कराता हूँ, लेकिन रिडक्शन किससे, कार्बन से। रिडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। समझ आना इस बात को। ऑक्सीजन का बाहर निकलना मीन्स रिडक्शन, या मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता हूँ, इसको बोला जाता है रिडक्शन। तो इस वे से हम क्या करते हैं, हम इन मेटल्स को बाहर निकालते हैं इनके बाकी कंपोनेंट्स के साथ। और अगर हम यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम की बात करेंगे, ये नेटिव स्टेट में रहते हैं, मतलब ये किसी के साथ, देखिए ये नेटिव स्टेट में क्यों है, नेटिव स्टेट में मतलब फ्री स्टेट में, ये किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सिर्फ यहाँ पे बाहर सॉइल होगी, डर्ट होगी, लेकिन यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी बाकी कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि ये गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे बॉटम पे लाई करते हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसीलिए ये फ्री स्टेट में होते हैं, नेटिव स्टेट में होते हैं। समझ आना इस बात को। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस को समझना नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी मैं यहाँ पे जो बाकी केमिकल कंपाउंड्स है उनको मैं अलग करता हूँ इन मेटल से, ताकि मुझे चाहिए मेटल, राइट। यहाँ पे मैं रिडक्शन कराता हूँ, रिडक्शन मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता हूँ या लूज़ कराता हूँ इनका ऑक्सीजन। सपोज़ यहाँ पे ZnO2, ठीक है, ZnO2 को मैंने क्या किया, इसको मैंने रिडक्शन कराया, ठीक है, कार्बन का यूज़ करके। इस कार्बन ने इसका ऑक्सीजन लिया तो यहाँ पर मुझे जिंक निकला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, मैग्नीशियम को हम किस मेथड से, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। आयरन के लिए रिडक्शन यूजिंग कार्बन। समझ आना इस बात को। ये ऑलरेडी फ्री होते हैं, यहाँ इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। समझ आना इस बात को। और है यहाँ पे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनको बोला जाता है कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि इनकी हम कॉइन्स बनाते हैं, किनकी, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर की। और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात, एल्युमिनियम, मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ। सबसे ज़्यादा कौन मेटल है अर्थ में, वो है एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ तक तो सारा क्लियर है। अब है यहाँ पे ये देखिए, जब मैंने, समझ आना इस बात को, जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की, लेकिन जो मुझे यहाँ पे जो मेटल्स मिले, ये फिर भी ये ट्रीटमेंट देने के बाद भी, या इलेक्ट्रोलिसिस या रिडक्शन का यूज़ करके भी, ये इस मेथड को यूज़ करके भी हमें फिर भी यहाँ पे प्योर मेटल नहीं मिलता है। 100% प्योर मैं नहीं बताऊँगा, मतलब वहाँ पे जो प्योरिटी होती है वो 80% से 90% प्योरिटी होती है, लेकिन 100% प्योरिटी मुझे चाहिए, 100% मेटल। लेकिन फिर इसके बाद भी इन मेटल्स को एक ट्रीटमेंट दिया जाता है सभी को, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नहीं, यहाँ पे सभी को एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको हम बताते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है द वेरियस प्रोसेस बाय विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज़ नॉट वेरी प्योर। इन प्रोसेस से जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो 100% प्योर नहीं होता है, ठीक है। टू मेक देम 100% प्योर वी डू रिफाइनिंग, हम रिफाइनिंग करते हैं, उस रिफाइनिंग को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। समझ में आई बात? यहाँ पे हम करंट का यूज़ करके, देखिए क्या हमने किया, सपोज़ यहाँ पे मुझे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे मुझे निकालना है कॉपर। मैंने कॉपर को क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको इस कंटेनर में डाला,
किसको? इस कॉपर को मैंने कंटेनर में डाला, राइट। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, Cu कॉपर, SO4, समझ आना, यहाँ पे कॉपर के पास है पॉजिटिव, इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज। सर ये कैसे? यहाँ पे 2 मिनट याद रखिएगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे मैंने करंट चलाई, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊँगा। इस कॉपर को मुझे अलग करना है। इस कॉपर की मैंने पाउडर्ड फॉर्म बनाई, ठीक है। इसको मैंने इस कंटेनर में रखा, ठीक है। कुछ वाटर भी ऐड किया, राइट। देखिए फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे बैटरी भी ऑन की तो यहाँ पे करंट चलने लगी। एक्चुअली यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है इस सोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होता है, समझ आना इस बात को। देखिए कैथोड क्यों, ये वाला साइड, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ये वाला है एनोड, क्योंकि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। जो कॉपर मैंने यहाँ पे रखा वो सारा मुझे कलेक्ट हो गया कैथोड पे, प्योर कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। अगर आपको आएगा, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, जो प्योर मेटल कहाँ पे कलेक्ट होता है वो होता है कैथोड पे। इम्प्योरिटी कहाँ पे, जो इम्प्योरिटी है ना, बाकी जो इम्प्योरिटी है ना CuSO4 के साथ, बाकी वो कहाँ पे जमा होती है, वो होती है एनोड पे, राइट। एनोड पे जमा होती है इम्प्योरिटी, कैथोड पे जमा होती है जो मतलब प्योर मेटल है, वो कैथोड पे जमा होता है, ठीक है। इस इम्प्योरिटी को यहाँ पे खास नाम दिया जाता है, दैट इज़ एनोड मड, ठीक है। इसको बोला जाता है एनोड मड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमें मेटल को बनाना होगा 100% प्योर, हम उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराते हैं, ठीक है। एक्चुअली करंट के थ्रू यहाँ पे हम मूवमेंट ऑफ आयन्स को कराते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं वो आ जाते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्यों? क्योंकि कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे मुझे जमा होगा कॉपर, डिज़ायर्ड मेटल, क्योंकि मेटल्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? और जो इम्प्योरिटी है वो जमा होती है एनोड पे। यहाँ पे इम्प्योरिटी को बोला जाता है एनोड मड। आई ना बात समझ में? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, फिर से मैं रिपीट करूँगा, जो मेटल्स मैं इन मेथड से यहाँ पे निकालता हूँ, इन मेथड से मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, वो 100% प्योर नहीं होते हैं। उनको 100% प्योर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। उस सोल्यूशन को मैं यहाँ पे इस कंटेनर में रखता हूँ, यहाँ पे मैं करंट के थ्रू यहाँ पे मैं सेपरेशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी करता हूँ, ठीक है। प्योरिटी कहाँ पे जमा होती है, वो होती है कैथोड पे। इम्प्योरिटी कहाँ पे जमा होती है, वो होती है एनोड पे, राइट। समझ में आई बात? यहाँ पे इम्प्योरिटी का नाम है एनोड मड। समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मुझे मिलता है 100% कॉपर मुझे यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारा क्लियर है। चलिए ठीक है, अब है कोरोजन। कोरोजन क्या है देखिए, कोरोजन मीन्स ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, या मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अंदर है, मुझे ये मैं समझाता हूँ। ये है मेरे पास कोई कॉपर, राइट। ये है मुझे कॉपर के एटम्स जो मैंने यहाँ पे बनाए, ये है कॉपर के एटम्स। बाहर यहाँ पे ऑक्सीजन आया, क्योंकि एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। इसने इस कॉपर एटम के साथ यहाँ पे एक बॉन्डिंग बनाई, रिएक्ट हुआ कॉपर एटम के साथ। यहाँ पे भी मतलब अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे सरफेस पे जो कॉपर एटम्स थे वो किसके साथ एसोसिएट हो गए, वो किसके साथ रिएक्ट कर गए, वो हो गए ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो कॉपर मेटल है अंदर, इसको किसने यहाँ पे ईट अवे किया, किसने किया? यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसको अपने साथ लिया, मतलब यहाँ पे बना Cu2O, यहाँ पे भी बना Cu2O। यहाँ पे अंदर किसकी कमी हो रही है? कॉपर एटम्स की। इसका मतलब है यहाँ पे कॉपर खर्च हो रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ कोरोजन, ठीक है। मेटल का कम होना, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ कोरोजन। देखिए मेरे पास है रिफाइनड मेटल, जिसको मैंने रिफाइनिंग किया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मुझे मिला प्योर। लेकिन इसका कोरोजन होता है, ये कन्वर्ट होता है टू अदर फॉर्म्स केमिकली, जैसे यहाँ पे हुआ Cu2O में। समझ में आ रही ना बात? सिंपल। यहाँ पे जो मेटल के एटम्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। इसका मतलब है जो असल में मेटल की कॉन्सेंट्रेशन वो अंदर कम होती है, तो इसको मैं बोलता हूँ कोरोजन, ठीक है। देखिए रस्टिंग स्पेशल केस ऑफ कोरोजन। अगर हम इन केस ऑफ यही प्रोसेस अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ आयरन, तो इसको हम यहाँ पे पर्टिकुलर नाम देते हैं रस्टिंग। समझ में आई? रस्टिंग में यहाँ पे क्या होता है, जो आयरन की सरफेस पे क्या बनता है, आयरन की सरफेस पे बनता है रेड कलर या ऑरेंज कलर कोटिंग बन जाती है उस पर, ठीक है। रेड कलर या
ऑरेंज कलर, तो वो रस्ट क्या होती है, वो रस्ट होती है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 और वाटर होता है इसके साथ, राइट। यहाँ पे आयरन है, आयरन किसके कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, और किसके कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे बन जाती है रस्ट, ठीक है। जो अंदर जो मतलब एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन की वो कम होती है, समझ में आई बात, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको मैं बोलता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीडेशन, देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमें पढ़नी है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑकर्स यूजुअली ऑन आयरन एंड इट्स अलॉयज, जो आयरन के अलॉयज होते हैं, जब हम दो आयरन के साथ बाकी मेटल्स को मिक्स करते हैं तो हम बनाते हैं अलॉय। रस्टिंग किन पे होती है, आयरन पे पर्टिकुलरली, और आयरन की अलॉयज पे। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल्स आएंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, सिल्वर। सिल्वर का करोजन हुआ तो ये क्या बना, सिल्वर से क्या बना, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है, अगर आप देखोगे सिल्वर, अगर आपके घर में कोई सिल्वर कॉइन है तो आप देखना उस पर ब्लैक कलर होता है, ठीक है, वो होता है सिल्वर सल्फाइड की वजह से, ठीक है, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट होता है ईयर में, ईयर कांटेक्ट करता है सिल्वर के एटम्स के साथ और इसको कम कर देता है, ठीक है, मतलब सिल्वर के एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन कम करता है, ठीक है, फ्री सिल्वर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन को कम करता है, राइट। यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर है, जो कलरिंग होती है करोजन की सिल्वर पे, उसका कलर कैसा होता है, वो होता है ब्लैक कलर। अगर फिर ज़्यादा हायर जाएगा तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिल्वर सल्फाइड। सिमिलरली कॉपर, कॉपर के ऊपर होता है कॉपर कार्बोनेट, कलर कैसा, ग्रीन कोटिंग, समझ आना इस बात को। जब कॉपर कार्बन CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट, लेकिन अगर कॉपर करता है ऑक्सीजन के साथ वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, उसका कलर होता है ब्लैक। ग्रीन कलर कब, जब कॉपर CO2 के कॉन्टैक्ट में आता है तब ग्रीन कोटिंग आती है, बनता है कॉपर कार्बोनेट, राइट। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर कैसा, ब्लैक कलर। ऑक्सीजन के साथ ब्लैक कलर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रीन कलर, समझ आना इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये। रस्ट की फार्मूला आप याद रखना, सिर्फ एक फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखनी है, रस्ट की फार्मूला Fe2O3। यहाँ पे वाटर कभी 32H2O भी होंगे, 32 टाइम्स वाटर होंगे, 3 टाइम्स वाटर भी होंगे, ये वेरी होता है ये नंबर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आयरन के साथ वाटर भी एसोसिएट होता है, ठीक है। अच्छा, अब है यहाँ पे अलॉयज़। अलॉयज़ हम किसको बताते हैं, अलॉयज़ हम बताते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2-3 मेटल्स को हम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, टू एनहेंस देयर स्टेबिलिटी एंड हार्डनेस, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। देखें मेरे पास है कॉइन, क्या वो एक ही मेटल की होती है, उसमें कॉपर भी होता है, सिल्वर भी होता है, ठीक है, या बाकी, क्यों, ताकि एक हार्डनेस बनी रहे और स्टेबिलिटी, ताकि वो किसी के कांटेक्ट में ना आ जाए। इसका मतलब है अलॉय बनने से वो फिर कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब बाकियों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बाकियों के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो माना जाता है स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अलॉयज़ हैं जो मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है। ब्रास, इनको आप याद कीजिएगा, ब्रास में होती है जिंक और कॉपर प्रेजेंट, ब्रोंज में होती है कॉपर और टिन प्रेजेंट, ठीक है, समझ जाना। ब्रोंज वाज द फर्स्ट अलॉय यूज्ड टू मेक टूल्स एंशिएंट टाइम में, राइट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम जो पहला कौन सा मेटल यूज़ किया गया था, वहाँ पे किया गया था अलॉय, ठीक है, जो बनी थी कॉपर और टिन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। स्टेनलेस स्टील जो हम यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के, उसमें कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, आयरन, क्रोमियम और निकल, ठीक है, ये सारे मेटल्स। कॉइन मेटल्स में हम कौन अक्सर यूज़ करते हैं, कॉपर और निकल, ठीक है। सोल्जर मेटल्स में हम कौन सा यूज़ करते हैं, टिन और लेड। देखिए यहाँ पे मैंने किसी की सिंबल लिखी है इसलिए क्योंकि इनकी सिंबल्स इंपॉर्टेंट है जिसकी मैंने लिखी है, राइट। तो अब है यहाँ पे 24 कैरेट, कहाँ गया ये, हाँ 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड इसको माना जाता है प्योर गोल्ड, किसको, 24 कैरेट को। मतलब देखिए ये है गोल्ड की कॉइन मेरे पास, इसमें जो भी एटम्स हैं ना वो सारे हैं गोल्ड के ही, मतलब यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी है ही नहीं, यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो इसको मैं बोलता हूँ 24 कैरेट गोल्ड। इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी एटम्स है वो सिर्फ गोल्ड के हैं, बाकी कोई मेटल नहीं है इसके साथ। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हम इसको अलॉय बनाते हैं। अलॉय क्यों बनाते हैं, टू एनहेंस, हाँ शाबाश, टू एनहेंस स्टेबिलिटी एंड हार्डनेस,
देखिए जो ये 24 कैरेट का गोल्ड होता है 100% जिसमें गोल्ड के एटम्स होते हैं, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट हो जाएगा तो कभी भी टूट सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, राइट। किसकी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? अदर मेटल्स की। मोस्टली हम करते हैं कॉपर या सिल्वर की, ठीक है। यहाँ पे 70, अगर हम 18 कैरेट गोल्ड की बात करेंगे, इसका मतलब है 75% उसमें गोल्ड के एटम्स है। जो बाकी है वो प्रेजेंट है 25% अदर मेटल्स के होते हैं, ठीक है। अदर मेटल्स कोई भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, ज़्यादा हम यूज़ करते हैं आयरन एंड सिल्वर। प्योर गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। अगर आपको आएगा ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सॉफ्टेस्ट गोल्ड, ठीक है, तो आपको आएगा 24 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 20 कैरेट। तो आपको लिखना है सबसे ज़्यादा कैरेट 24 वाला है। 26 7 नहीं होता है, 24 होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने अभी तक कंप्लीट किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।